क्या वाकई ईरान ने पूरा खेल पलट दिया है? क्या वाकई अमेरिका स्टेट ऑफ होर्मुज में फेल होने जा रहा है? क्या स्टेट ऑफ होर्मुज के अंदर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं वैसे ही होगा, या फिर जैसे डोनाल्ड ट्रंप के अब तक के दावों की हवा निकली है, जिस तरीके से उनके जो दावे हैं वो फुस्सी बम साबित हुए हैं, वो अभी भी वैसे ही फुस्सी बम साबित होंगे? ईरान की तैयारी क्या है? ईरान किस तरीके से इस युद्ध में आगे बढ़ेगा और किस तरीके से पटखनी देगा? इन सारी बातों को और इस वक्त में जितने भी मुद्दे, जितने भी सवाल आप सबके जहन में, मेरे जहन में जो चल रहे हैं, इन सब को समझने के लिए मैंने ईरान से स्पेशल इनवाइट किया जमीर अब्बास जाफरी साहब, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि वो न केवल ईरान में है बल्कि बखूबी एक एक चीज पर, एक एक बारीकी पर वो इस वक्त में नजरें लगाए हुए हैं, समझ रहे हैं, और उनके जरिए मैंने कई सारे सवाल वो इस इंटरव्यू के जरिए निकलवाए हैं, और उनका जो जवाब आप सुनेंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ी पिक्चर आपके जहन में क्लियर हो जाएगी। 5 बड़े पहलू, ये इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन 5 बड़े पहलू जिनको लेकर के अगर आप समझना चाहते हैं तो ये इंटरव्यू आपको देखना चाहिए। सबसे पहले, सबसे बड़ा पहलू कि होर्मुज को लेकर के अमेरिका की नाकेबंदी को लेकर के ईरान क्या करने वाला है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, सऊदी अरब क्या वाकई ईरान की तरफ आ रहा है? क्योंकि इस वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये खबर छपी है और इसके मायने क्या है मैंने उनसे समझा है। तीसरा सवाल, होर्मुज के अंदर ईरान ने कहां कहां पर माइंस लगाई हैं और क्या वो माइंस वाकई उसे पता है, या फिर वो माइंस अभी भी उसी तरह से हैं जैसे ईरान पहले दिन दावे कर रहा था और आज की तारीख तक भी वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। और इसके बाद में एक बड़ा सवाल कि 5 साल वर्सेस 20 साल का एक फॉर्मूला निकल करके सामने आ रहा है यूरेनियम को लेकर के। ईरान में इस वक्त में इसको लेकर के क्या बातें चल रही हैं, ये मैंने उनसे पूछा, और ईरान की आगे की तैयारी क्या कुछ होने वाली है। इन्हीं सारे सवालों के ऊपर गहराई से, बारीकी से उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं, मुझे लगता है कि आपको एक बार सुननी जरूर चाहिए। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो आवाज है वो लाखों दर्शकों तक, करोड़ों लोगों तक वो पहुंचे। तो बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया। और इस वक्त में जो सबसे बड़ा सवाल पूरी दुनिया के जहन में है वो यही है कि अमेरिका वो होर्मुज को लेकर के नाकेबंदी कर रहा है, ये कितना मुमकिन है? क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारे इधर से उधर से तर्क दिए जा रहे हैं। आप बखूबी होर्मुज को भी समझते हैं, ईरानी हुकूमत की ताकत को भी समझते हैं, ईरानी नेवी की ताकत को भी समझते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ दिखाया है उसको भी भली भांति देख रहे हैं। ये कितना प्रैक्टिकल है और क्या वाकई ये मुमकिन है कि होर्मुज को ब्लॉक करके और अब ईरान को बातचीत की टेबल पर फिर से लाया जा सकता है या फिर झुकाया जा सकता है? जी शुक्रिया बहुत बहुत धर्मेंद्र जी। तमाम आपके व्यूअर्स को सलाम, आदाब और नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 20 दिनों में कोई भी ऐसी एक बात नहीं बोले हैं जिस पर वो अमल कर सके हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम होर्मुज को खोल देंगे, और फिर कहा कि हम खार्ग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे, फिर कहा कि हम बूट्स ऑन द ग्राउंड लेके आ जाएंगे, फिर कहा कि हमारे पास अब्राहम लिंकन है उसको लेके आ जाएंगे, फिर कहा कि हम होर्मुज को क्यों खोलें, हमारा होर्मुज नहीं है, जिसका प्रॉब्लम है वो खुद खोले। फिर गाली देके कहा कि कल तक होर्मुज खोल दो, फिर कहा 48 घंटे में खोल दो, फिर कहा 72 घंटे में, फिर कहा 5 दिन में, फिर कहा 10 दिन में। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि मैं डराऊंगा, सामने वाले डर जाए, फंस गए, उतना ज्यादा दलदल में फंसते जा रहे हैं। अभी हम आते हैं ब्लॉकेड की तरफ। पहले तो ये ब्लॉकेड के अंदर सबसे पहली चीज हमें ये माननी पड़ेगी कि अमेरिकन नेवी हार गई। क्यों? क्योंकि अमेरिकन नेवी ने तो कहा था कि भाई होर्मुज पे हम आ जाके आके कब्जा कर लेंगे, तो 45 दिनों में होर्मुज पे नहीं आ पाए, कब्जा नहीं कर पाए, तो ये तो मानना पड़ेगा उनको पहले। दूसरी चीज कि होर्मुज का जो ब्लॉकेड है उसका मतलब क्या है, यानी जो शिप जो है होर्मुज से बाहर निकलेगी, होर्मुज तक हम नहीं आएंगे,
जो शिप होर्मुज से बाहर निकलेगी आगे जाके हम रोकेंगे उसे, इसे कहते हैं ब्लॉकेड। तो अच्छा, इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि ईरान अपना जो तेल है उसका 90% तेल इस वक्त चाइना को बेच रहा है। इन्होंने चाइना के टाइम पे 1 बजे इन्होंने कहा कि भाई अमेरिका ने कहा कि हम ब्लॉकेड लगा रहे हैं। 1:10 को चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने, कोई डिप्लोमेटिक आदमी ने नहीं, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने आके कहा कि ईरान का और हमारा एक एग्रीमेंट है होर्मुज पे, और वो एग्रीमेंट के हिसाब से हमारी शिप ईरान से यहां आएगी। 2 चीजें उन्होंने कही उसमें, एक कहा कि ईरान का कंट्रोल है होर्मुज पे, कहा 2 हमारे लिए होर्मुज ओपन है, 3 कोई फॉरेन गवर्नमेंट या कोई थर्ड पार्टी हमारी शिप के ऊपर आंख उठा के ना देखे, पीरियड। धमकी देके बाद में लास्ट में पीरियड लिख दिया, इन्हें खामोश हो जाओ। ईरान के चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा, बाद में ट्रंप ट्वीट करके, ट्रंप अपने वीडियो में कहते नो चाइना तो हमारा दोस्त है। तो अगर अगर ब्लॉकेड वाकई तौर पर करना है तो क्या होगा, इनको चाइना से चाइनीज शिप जो ईरान की आ रही है, ईरान से आ रही है तेल भर के, उसको रोकना होगा। अब क्या अमेरिका में दम है कि चाइनीज शिप को रोक दे? और अगर चाइनीज शिप को रोकेगा तो अमेरिका और चाइना का युद्ध हो जाएगा। ईरान से तो जीत नहीं पा रहा है, चाइना अगर एंटर हो जाएगा तो क्या होगा? तो पहली चीज ये प्रैक्टिकल नहीं है कि ये जो है, अच्छा 3 टाइप की कंट्रीज हैं जहां के लिए शिप जाएंगे। एक चाइना या रशिया टाइप की बड़ी कंट्रीज हैं जिनसे अमेरिका लड़ेगा नहीं। 2 ईरान के फ्रेंडली नेशंस हैं, मिसाल के तौर पर इंडिया अगर शिप लेके जाना चाहता है और इंडिया जो है शिप लेके आता है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैं नहीं जाने दूंगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम ईरान का नहीं है, फिर इंडिया और यूएस में प्रॉब्लम शुरू होगा कि भाई ईरान जब जाने दे रहा है तुम हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हो, ठीक है। तो जो फ्रेंडली नेशंस हैं अमेरिका के, उनकी और अमेरिका की आनाबनी शुरू हो जाएगी अगर अमेरिका रोकता है तो। तीसरे वो नेशंस हैं जो ईरान के दोस्त हैं, या मसलन ईरान के दोस्त हैं, उनके लिए तो क्लियर है कि ईरान उनको शिप लेके जाने देगा, बाकी उनकी और अमेरिका के बीच में। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है अमेरिका के लिए ब्लॉकेड करना। अगर मिसाल के तौर पर, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिए, अब इसके अलावा वो यूरोपियन नेशंस हैं, मिसाल के तौर पर फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब कंट्रीज के अगर ये शिप रोकता है तो नेटो और अमेरिका का टकराव हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका टकराव के लिए तैयार है इन सब मुल्कों से? तो ये ईरान का प्रॉब्लम नहीं है, ये अमेरिका का प्रॉब्लम है इन सब मुल्कों के साथ। अच्छा, ये तमाम चीजें धर्मेंद्र भाई हमने मान ली कि भाई ठीक है अमेरिका ने ब्लॉकेट कर दिया, अगर ब्लॉकेट सक्सेसफुल, जी पूछिए। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पैसा देकर के आएगा, जो टोल देकर के आएगा, उसको हम रोकेंगे, उसको हम आगे सुरक्षित नहीं जाने देंगे। तो कौन कहेगा कि मैं टोल लेके आया हूं? अगर आप टोल देके आए हैं तो आप बोलेंगे मैं टोल लेके आया हूं? कोई नहीं बोलेगा मैं टोल देके आया हूं, क्योंकि कोई टोल लेके आने के बाद फ्लैग थोड़ी ना लग जाता है कि टोल देके आए हैं। दूसरी चीज ये है कि ईरान ने अभी इंडियन शिप छोड़ी है। कल फॉरेन में इंडिया के एम्बेसडर, जो ईरानियन एम्बेसडर इंडिया में न्यू दिल्ली में, उसमें उन्होंने कल वीडियो में कहा, इंटरव्यू में कहा कि हमने इंडिया की जो शिप छोड़ी है उसमें कोई टोल नहीं लिया, क्योंकि इंडिया हमारी फ्रेंडली कंट्री है और इंडिया के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। तो पहली चीज ये है कि कोई कंट्री अगर ईरान को टोल देगी तो बोलेगी नहीं। दूसरा ये है कि ईरान अपनी फ्रेंडली कंट्री से टोल लेगा नहीं। तीसरा ये है कि अगर टोल कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है, अमेरिका को कैसे पता चलेगा टोल दिया है कि नहीं दिया है? तो फ्रेंडली कंट्री है वो नहीं देगी, और जो बाकी है वो पैसा दे करके जाएंगे, ये तो पता है सबको, जी। तो अगर जैसे जर्मनी है जो फ्रेंडली नहीं है, मिसाल के तौर पर यूरोपियन कंट्रीज है, अगर यूरोपियन कंट्रीज टोल देके जा रही हैं तो क्या अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज से भिड़ेगा? यानी ब्रिटेन का मिसाल के तौर पर तेल जा रहा है, अब अमेरिका ब्रिटेन की शिप को रोकेगा और कहेगा भाई ब्रिटेन तुम्हारी शिप नहीं जा सकती है अमेरिका में दम? तो अमेरिका को पूरी दुनिया से पंगा लेना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। तो
कोई भी अकलमंद इंसान इस बात को मानेगा नहीं, यानी तमाम कैलकुलेशंस। धर्मेंद्र भाई, मैंने समझ ले, हम लोग ये मान लेते हैं कि ब्लॉकेड सक्सेसफुल हो गया, ओके, प्रोबेबिलिटी के तौर पर, अजम्पशन के तौर पर हम मानते हैं उनका ब्लॉकेड सक्सेसफुल। ब्लॉकेड सक्सेसफुल अगर हो गया तो जो ऑयल अभी 110 डॉलर का हो गया है बैरल का, वो ऑयल हो जाएगा 150 से 200 का। अभी दुनिया में तकरीबन 15 बिलियन डॉलर, 15 ट्रिलियन डॉलर पूरी स्टॉक मार्केट से, दुनिया से गायब हो गया है। इंडिया से 95,000 करोड़ स्टॉक मार्केट से गायब हुआ है ना। तो ये पूरी दुनिया का पैसा 5 गुना तकरीबन बढ़ जाएगा जो नुकसान होगा। अच्छा, अगर दुनिया में स्टॉक मार्केट में नुकसान होगा, महंगाई होगी, अमेरिका में महंगाई होगी, डॉलर अभी जो है वहां पर पेट्रोल $4.5 पे पहुंच गया है, 3.5 3.25 से। तो अगर वो $6-7 हो जाएगा तो क्या अमेरिकन पब्लिक नहीं भड़केगी? तो जो प्रॉब्लम अभी ट्रंप का है, अगर ये ब्लॉकेड सक्सेसफुल हो जाता है 1 महीने तक, तो अमेरिका में ट्रंप को गालियां पड़ेगी। अभी भी अमेरिका में 77% लोग वॉर से राजी नहीं है। तो ट्रंप किसी भी हालत में ब्लॉकेड सक्सेसफुल होता है तो ट्रंप मुश्किल में है। अगर वो ब्लॉकेड को सक्सेसफुल करने जाता है तो उसको चाइना से, यूके से, जर्मनी से, फ्रांस से लड़ना पड़ेगा, ईरान से नहीं लड़ना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया के जितने एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि ट्रंप का ये जो प्लान है, ये बेवकूफी वाला प्लान है। अच्छा, ये इसको अब मैं सादी जबान में समझाऊं हमारे व्यूअर्स के लिए। तो ट्रंप ने पहले कहा कि भाई हम ब्लॉकेड को खोल देंगे, है ना, यही कह रहे थे ना कि हम ब्लॉकेड को खोल देंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, ब्लॉकेड को खोलने के लिए हम एक नया ब्लॉकेड लगा देंगे। लॉजिक देखिए इन लोगों की, कि ब्लॉकेड नहीं खुल रहा है तो हम एक नया ब्लॉकेड लगा देंगे। तो ये ट्रंप की लॉजिक है। अच्छा, जो धर्मेंद्र जी देखें, इन लोगों की हिस्ट्री जो है, मैं आपको, आपके व्यूअर्स जो है उनके लिए मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि जब हिंदुस्तान, हमारा मुल्क जो है, आप जानते हैं हिंदुस्तान पूरी दुनिया की 23% इकोनॉमी हमारी मुल्क की थी एक जमाने में, ब्रिटिश के आने से पहले, ब्रिटिश राज से पहले। जितना पूरी दुनिया की इक्तिसादी जो इकोनॉमिक्स है उसका 1/4 इंडिया था। इतना इंडिया ताकतवर था ब्रिटिश आने से पहले, इतना इंडिया के पास पैसा था। ब्रिटिश आए, जब ब्रिटिश हिंदुस्तान से गए तो इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 3% बच गई, यानी 20% इकोनॉमी हमारी लूट के ले गए। $45 बिलियन हमारे लूट के लेके गए ये लोग। जो यूके की अभी प्रेजेंट जीडीपी है उसका 17 टाइम्स, यानी 17 बराबर जो यूके की आज की जीडीपी 1 साल की है, 17 साल की जीडीपी का जो पैसा है, इतना पैसा इंडिया से ये लूट के लेके गए ब्रिटिश। तो इनके पास जो भी पैसा आज है, पूरी दुनिया का लूटा हुआ पैसा है। और ये आइंदा भी एक ऐसा दुनिया बनाना चाहते हैं कि हम शिप में बैठेंगे और माल लूटेंगे। और जो इनकी हिस्ट्री भी यही है कि इन लोगों ने पूरा पैसा जो बनाया इसी तरीके से बनाया। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में फ्रांस है, पोर्चुगीज है, स्पेन है, ये सब हिंदुस्तान के अतराफ में वाटर्स में बैठते थे और हिंदुस्तान से जो भी शिप जाती थी ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उस जमाने में हिंदुस्तान डेवलप था, वेस्ट एशिया डेवलप था, यूरोप के पास कुछ नहीं था। तो यूरोप के पास क्या थी, ऐसी लुटेरों की फौज थी जो पानी पे लूटती थी। तो ये कह रहे हैं कि इनकी हिस्ट्री याद आ रही है कि 17वीं सेंचुरी में ये लोग ऐसे ही थे, शिप में बैठते थे और जो शिप गुजरती थी उनसे या तो हफ्ता वसूली करते थे या लूटते थे। तो ये इनकी हिस्ट्री भी यही रही है, जो ये लोग कह रहे हैं कि हम ब्लॉकेड करके पैसा लेना चाहते हैं, तो ये इनकी हिस्ट्री भी ऐसी रही। खैर, आप जो बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर तर्कों के आधार पर देखें तो सही भी साबित होती दिखाई देती है। और इस युद्ध से पहले अगर हम थोड़ा सा जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप वो खुद रसिया से सैंक्शन जो है हटा रहे थे और वो भारत को भी कह रहे थे कि आप 30 दिनों के लिए, 35 दिनों के लिए तेल खरीद लीजिए। अगर ऐसे में अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज अगर बंद हो गया तो फिर वो जो तेल वाला जो क्राइसिस है वो कहाँ जा करके टिकेगा। लेकिन इस बीच में आज एक खबर मैं देख रहा था, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर, जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब जो है वो अब चाहता है कि अमेरिका ये ब्लॉकेड ना लगाए।
यानी एक वक्त में जब इस युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि सऊदी अरबिया ने जो है वो पुश किया डोनाल्ड ट्रंप को कि जाओ आप हमला करो, हम साथ में हैं, ये खाड़ी के देशों का जो ऑर्डर है यानी मिडिल ईस्ट का जो ऑर्डर है उसको बदल दो। ये अब कैसे जो है वो शिफ्टिंग होती हुई आपको नजर आ रही है? आपको कहां तक इन खबरों में सच्चाई नजर आ रही है? हाँ धर्मेंद्र जी, देखिए पिछले हफ्ते में 3 बार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर में बात हुई है, ठीक है। तो ये क्लियरली बात समझ में आ रही है कि पूरे खाड़ी के देशों में पहले एक उनके जहन में तसव्वुर था कि हमको गद्दी पे और ताकत पे अगर बैठना है तो हमारी गद्दी की, क्योंकि ये सब मोनार्कीज हैं, ये सब बादशाह हैं, पब्लिक में इनका सपोर्ट नहीं होता है, तो ये अपनी ताकत को मनवाने के लिए अपने ऊपर अमेरिका की ताकत को रखते हैं और अमेरिका की ताकत से अपनी ताकत को मनवाते हैं। ये इनका पूरा एक सिस्टम है। अब दुनिया ये हो रहा है कि वो ऊपर अमेरिका की जो ताकत थी ना धर्मेंद्र जी, अब इनको पता चल गया कि भाई ये ताकत ही नहीं थी। अब अमेरिका अगर ईरान के सामने घुटने टेक रहा है तो सवाल इनके लिए ये है कि भाई हमने जिसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए पैसे दे रहे थे, तो कितना पैसा दे रहे थे? $1 ट्रिलियन अभी दिया है सऊदी ने, $1 ट्रिलियन ट्रंप को। तो इतना पैसा ये हफ्ता वसूली में दे रहे थे ताकि हम बादशाह बाकी रहे। तो इनको ये समझ में आ गया कि भाई हम जिसको पैसा दे रहे थे और जिसको हम समझ रहे थे दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, ये हकीकत में ताकत नहीं है। अब एक नई दुनिया बन रही है जिसके अंदर हमारा पड़ोसी ईरान है और हकीकत में ताकत उसके पास है। तो बजाय इसके कि हम अमेरिका के पास जाएं, हम अपने पड़ोसी से प्यार मोहब्बत से अपना सेटलमेंट कर लें, क्योंकि अगर हम इनसे सेटलमेंट नहीं करेंगे तो हमारा तेल नहीं निकलेगा, गैस नहीं निकलेगा। 45 दिन में हर रोज मिलियंस ऑफ डॉलर का इनका नुकसान हुआ, कई बिलियंस ऑफ डॉलर ऑलरेडी ये नुकसान में है। तो अगर इनका तेल नहीं जाएगा, इनका गैस नहीं जाएगा, तो अरब का तो समझ ले तेल है, तेल को निकाल के आप स्टोर भी कर सकते, गैस को तो स्टोर भी नहीं कर सकते, कतर का प्रोडक्शन बंद हो गया है। तो इन मुल्कों को आहिस्ते आहिस्ते समझ में आएगा कि अमेरिका की गोदी में बैठ के हम सेफ नहीं है। तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा जहां पर अरब मुल्क बगैर अमेरिका के खुद आपस में मुसलमान मुल्क अपने दरमियान पैक्ट बनाएंगे और वो अपनी करेंसी को और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे अमेरिका के बगैर। और ईरान की शर्तों में से शर्त है कि पेट्रो डॉलर नहीं होगा, यानी जो भी शिप यहां से जाएगी, जैसे इंडिया ने ऑयल खरीदा तो इंडियन रुपीज में खरीदा, इंडिया ने डॉलर में नहीं खरीदा। तो अगर दुनिया का 20% तेल अगर डॉलर में ट्रेड नहीं होता तो डॉलर खुद ही ऐसे नाबूद हो जाएगा। तो अरब देश क्या कर रहे हैं? अरब देश ये समझ रहे हैं कि भाई दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया में हमको अपनी जगह को सेट करना है। हम अमेरिका के गोद में रहेंगे, अमेरिका खुद डूब रहा है, हम भी डूब जाएंगे। तो अब ये नई दुनिया में आहिस्ते आहिस्ते सऊदी अरेबिया को भी समझ में आ रहा है, कतर को भी समझ में आ रहा है। जिस मुल्क को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है वो यूएई है, जो यूएई बिल्कुल इजराइल का पट्टू बन के इस वक्त खड़ा हुआ है और वो जब तक खुद उसकी बादशाहत खत्म नहीं हो जाती, मुझे लगता है तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। एक खबर मैं चाहता हूं कि उस पर आप रोशनी और डालें। एक खबर और इस वक्त में चल रही है कि 5 साल वर्सेस 20 साल, कि अमेरिका कह रहा है कि आप 20 साल के लिए अपना जो यूरेनियम का जो प्रोग्राम है उसको रोक दीजिए, और ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 5 साल के लिए हम इसे रोक सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत है। ईरान ने, देखें, ईरान की तरफ से जो प्रपोजल आया था, आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि जब जेनीवा में बात हो रही थी तब ईरान ने कहा था कि ईरान के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी ईरान की और इस्लाम की और शिया आइडियोलॉजी को समझना। हम सर नहीं झुका सकते किसी के सामने, यानी झुक नहीं सकते। जालिम अगर ताकत से आके हमसे बात करेगा तो हम ताकत की बात नहीं समझते, हाँ मोहब्बत की बात हम समझते हैं। मैं भी इसका आपको जवाब दूंगा। इसके पहले मैं एक मिसाल दे दूं इसी बात को बताने के लिए। एक शिप गई है फ्रांस की, ईरान से, होर्मुज से एक ही शिप गई है फ्रांस की। वो शिप क्या थी आप जानते हैं? मैंने अभी न्यूज में देखा ईरान में कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने
ईरान से रिक्वेस्ट की कि वो शिप में फर्टिलाइजर है, खाद है, और अगर खाद सही टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो फ्रांस के अंदर इतनी आबादी जो है उसका खाना नहीं पहुंच पाएगा, और वो खाद नहीं पहुंचेगा तो खेती नहीं हो पाएगी और लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। तो ईरान ने बगैर टोल लिए, बगैर कोई अपना चार्ज लिए पूरी की पूरी शिप भेज दी, खाद भरी हुई। तो ईरान के अंदर मानवता और ह्यूमैनिटी और प्यार मोहब्बत, अगर कोई ईरान से इस लहजे में बात करेगा तो ईरान इस लहजे में जवाब देगा, लेकिन अगर ईरान से कोई ताकत की जबान में बात करेगा तो ईरान ताकत की जबान में जवाब देगा। तो ईरान के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वो है इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, उस आजादी। यानी क्या? यानी कि मैं, मेरा मुल्क है, मैं डिसाइड करूंगा कि यहां क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ कानून के तहत। कोई बाहर का आके मुझे नहीं कह सकता तुम ये करो या ये मत करो। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, अभी कल का उनका एक वीडियो रिलीज हुआ है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट को छोड़ नहीं सकते। क्यों? इसलिए बिकॉज इसके अंदर कोर चीज क्या है कि हमने दुश्मन की ताकत को मान लिया और उसके सामने झुक गए, और एक बार झुक गए तो बार बार झुकना पड़ेगा। तो ईरान ने यह कहा कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे कानून के मुताबिक। आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपको हमारे पर भरोसा नहीं है कि हम बम बना लेंगे। तो ईरान ने यह प्रपोज किया था कि ईरान ने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया और ईरान तीनों मिलके ईरान के अंदर एक कंसोर्टियम बनाए, एक ऐसी मिली जुली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो हमारे पूरे एनरिचमेंट के ऊपर नजर रखेगी। यानी आपको भरोसा आने के लिए, भाई आपकी नजर में, आपकी निजारत में सब हो रहा है तो आपको तो भरोसा आ जाना चाहिए। और ये बात पे जनीवा में बात खत्म हो गई थी और तकरीबन एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन फिर बीच में अमेरिका ने हमला कर दिया। तो इस बार भी ये लोग आए तो इन लोगों ने कहा कि हम एनरिचमेंट होने नहीं देंगे, और 450 किलो एनरिचमेंट जो हमें दे दो। भाई कौन हो तुम? दुनिया के बाप हो, दादा हो, गुंडा हो, क्या हो? कानूनी बात करो। कानूनी ये है कि भाई ईरान का हक है एनरिचमेंट करने का, और एनरिचमेंट करने का जो हक है वो ईरान छोड़ेगा नहीं, ये कानूनी बात। अच्छा, आप अगर चाहते हो कि भाई आपको भरोसा नहीं है, आप बम बना लोगे, आओ बैठो बात करो, हम आपका भरोसा जीतने तैयार हैं। आप कहें कि भाई हम नजारत करना चाहते हैं, हम ओवरव्यू करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए रेडी हैं। ईरान ने कहा हम उसके लिए रेडी हैं, लेकिन आप ये कहो कि हम आपका एनरिचमेंट ले जाएंगे, आप 20 साल के लिए रोक दो, 10, ये कोई बात ही नहीं है ईरान के लिए। ईरान सिर्फ ये कह रहा है कि आप आए और पूरे प्रोग्राम को ओवरव्यू करें, नजारत करें, इसके अंदर हम लोग रेडी हैं, लेकिन रोकने को हम रेडी नहीं है। देखिए धर्मेंद्र जी, किसी भी कौम में मेन ताकत क्या होती है? वो उसकी नॉलेज होती है, इल्म होता है उसका। अगर किसी कौम को आप बोलो कि आप नॉलेज को खत्म कर दो और उस कौम ने मान लिया, यानी उस कौम ने अपना गला खुद अपने हाथों से दबा दिया। तो ईरान के अंदर जो एनरिच यूरेनियम है, उससे फ्यूचर में जब दुनिया में ऑयल की शॉर्टेज होगी तो यूरेनियम से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, यूरेनियम से फार्मास्यूटिकल्स चलते हैं। यूरेनियम का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसके दुनिया के अंदर 100 उपयोग हैं जो वहां की जनता के लिए जरूरी है, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। ईरान क्यों फ्यूचर टेक्नोलॉजी को छोड़ देगा? इसलिए क्योंकि अमेरिका बोल रहा है, कभी नहीं छोड़ेगा ईरान। अच्छा, जब ईरान कमजोर था तब ईरान नहीं छोड़ा, इस वक्त तो ईरान ने उनके ऊपर कुश्ती में जैसे कहते हैं, उनको जमीन पे दबा, जमीन पर गिरा के उनकी पीठ के ऊपर ईरान इस वक्त बैठा हुआ है। तो जब ईरान इतनी ताकत में बैठा हुआ है तो ईरान अब कैसे उनकी बात मान लेगा? एक खबर मैं आपके जरिए और समझना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए। एक खबर जो है वो ये भी बहुत चल रही है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की तरफ से जो माइंस बिछाई गई थी, वो माइंस अब ईरान को भी नहीं पता है कि कहां कहां पर उनकी लोकेशन है, और इसलिए जो है वो अब एक नया नक्शा जारी किया गया है कि ईरान के पास से होकर के आप निकलिए, और वो जो माइंस है वो हटाने के लिए जापान को आना पड़ेगा, अमेरिका को आना पड़ेगा। अब ईरान चाह करके भी जो है वहां से निकाल नहीं पाएगा। इस पर आपके पास में क्या इनपुट्स है? जी, किसी को आना नहीं पड़ेगा, सब अपनी अपनी जगह पे आराम से रहें, खाए पिए सोए मजे करें, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फेक न्यूज है, व्हाट्सएप, ये उन लोगों ने, अमेरिका ने चलाई है कि ईरान डाल के भूल गया, बल्कि
ऑफिशियली ईरान ने पूरा एक नक्शा दिखाया है और उस नक्शे के अंदर कहा कि ये सेफ जोन है, ये अनसेफ जोन है। तो ईरान का क्लियर है कि इस सेफ जोन से आप निकलें, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट कंट्रोल है। और ईरान कितना कंट्रोल में है ये 2 अमेरिका ने सेंटकॉम ने कहा और इसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दिखाया कि भाई हमारी 2 वॉरशिप होर्मुज के अंदर चली गई है कि भाई तुम्हारी ये वॉरशिप जो आई थी ना, ऐसे हमने इनको मैसेज दिया कि 30 मिनट्स का टाइम है, मिसाइल लॉक्ड है, अगर 30 मिनट तो कंप्लीट कंट्रोल होर्मुज के होंगे। ये जो न्यूज आती हैं ये अक्सर लोगों के जहनों में डाउट्स क्रिएट करने के लिए, और ईरान की आर्मी नेवी स्ट्रांग नहीं है, जबकि ये जानते हैं कि ये हार चुके हैं, इनकी नेवी नजदीक नहीं आई होर्मुज के, तो ये अफवाहें उड़ाते हैं ताकि लोगों के अंदर कंफ्यूजन हो। ईरान की तरफ से क्लियर है कि सेफ पैसेज है, जो शिप्स जाएंगी उनको ईरान और ईरानी नेवी फुल सपोर्ट देगा, फुल उसके अंदर, जैसे इंडियन शिप्स आई कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, डेली चाइना शिप्स जा रही हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ईरान की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईरान ने सेफ और अनसेफ वाटर्स को डिक्लेयर कर दिया और लोगों को कहा है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो यहां से आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी सवाल, और मैं चाहता हूं कि इसका स्पेसिफिक और छोटा सा एक उत्तर जरूर दें। अब आपको क्या लग रहा है आगे क्या होगा? क्या सीज फायर बढ़ेगा या बातचीत की कोई दूसरी पेशकश जो है वो की जाएगी ईरान को? आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, दोनों पार्टीज ने कहा है, ये नहीं कहा कि बातचीत खत्म हो गई है, दोनों पार्टीज ने ये कहा कि बातचीत जो है वो कहा है कि सामने वाले के कोर्ट में है, यानी ईरान ने कहा था बॉल इज इन अमेरिकाज कोर्ट, उनके पाले में इस वक्त बॉल है। ईरान ने अपनी शर्तों को बता दिया है, ईरान विनिंग पोजीशन में है मिलिट्रीली, उनकी नेवी, उनकी मिलिट्री, उनके आर्मी इस वक्त, जैसे मैंने आपके पहले प्रोग्राम में बताया था, 30,000 से ज्यादा इनके सोल्जर्स इस वक्त जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से वो इनके 13 बेसिस तबाह हो गए, 30,000 से ज्यादा सोल्जर्स इनके इस वक्त होटल्स में रह रहे हैं। तो इनकी आर्मी की तो ये हालत है और इनकी नेवी की ये हालत है कि वो इनका अब्राहम लिंकन नजदीक नहीं आ पा रहा है। तो ईरान के पास अभी, तो ईरान ने बहुत कम चीजों को इस्तेमाल किया, ईरान के पास बहुत और ऑप्शंस हैं। बाबल मंदब का दुनिया का जो 16% जहां से ट्रेड होता है, बाबल मंदब हुतियों के हाथ में है, अंसारुल्लाह के हाथ में है। अगर अंसारुल्लाह उसे बंद कर दे तो दुनिया की क्या हालत होगी। या उसके अलावा ईरान के वाटरवेज से दुनिया का जो इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाइबर केबल्स गुजरते हैं, वो ईरान, पूरी दुनिया का 25% इंटरनेट का फाइबर केबल्स वहां से गुजरते हैं, ईरान के वाटरवेज से गुजरते हैं, जो होर्मुज से गुजरता है। तो ईरान के पास अभी जंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो ईरान ने अभी तक शुरू नहीं किया, ईरान ने उस पर बात नहीं किया है। तो ईरान जो है जंग के, ईरान अपनी शर्तों पर अगर अमेरिका मान जाए, और ईरान की शर्तें बहुत क्लियर है। पहली शर्त यह है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस खत्म किए जाए और ईरान के ऊपर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तीसरी शर्त ईरान की यह है कि पूरे एरिया में जंग खत्म हो। ऐसा नहीं हो कि ईरान के साथ जंग खत्म हो और दूसरी जगह आप मजलूमों को मारते रहे जालिम, नहीं, पूरे एरिया में जंग खत्म हो और कहीं पर मजलूम ना मारे जाएं। चौथी शर्त ईरान की जो क्लियर है, ईरान ने कहा है, वो ये है कि सैंक्शंस का हटना और जो अमेरिकन बेसिस हैं उनका खत्म होना, या अमेरिकन बेसिस का इस पोजीशन में आ जाना कि वो ईरान पर दोबारा हमला ना कर सकें। तो ईरान अपनी सॉवरेनिटी, अपनी आजादी, अपनी इज्जत और वकार और शान के लिए और अपनी जो हक है उसके लिए ईरान लड़ेगा। और ईरान में बिल्कुल भी ये माहौल नहीं है कि जंग बंद होनी चाहिए। धर्मेंद्र जी, बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ये सवाल है शायद कि भाई साहब जंग बंद कर लो, जंग में तो मासूम इंसान मारे जाते हैं, और ये क्यों आप लोग जंग पसंद करते हो? नहीं, हम जंग नहीं पसंद करते, लेकिन धर्मेंद्र जी, अगर आपको आपका हक नहीं मिले और आपका कोई पैसा लूट ले और जब आप अपना हक मांगने जाओ तो कहे नहीं भाई जंग अच्छी चीज नहीं है, आप जो है पीस कर लो, तो क्या आप मान लेंगे? आप कहेंगे भाई हमारा हक दे दो, उसके बाद पीस होगा। ये कौन सा पीस है? शांति कौन सी कि हमारा हक नहीं दो? ईरान के 120 बिलियन डॉलर इस वक्त दूसरी कंट्रीज में रखे हुए हैं, ईरान के पैसे हैं, वो दे नहीं रहे और वो कह रहे भाई शांति कर लो।
मैं एक मिसाल दे दूं आपके व्यूअर्स के लिए ताकि क्लियर हो जाए कि क्या पोजीशन है ईरान की। $7 बिलियन ईरान का साउथ कोरिया में, $7 बिलियन, $7 अरब डॉलर। जब ईरान ने कहा भाई हमें पैसे दे दो, तो उन्होंने कहा $1 अरब हम कमीशन में लेंगे। आपका पैसा आपको देने की $1 अरब कमीशन चाहिए। ईरान ने कहा चलो कोई बात नहीं, दे दो। कहा नहीं सैंक्शन है, नहीं दे पाएंगे। कहा ईरान ने कहा भाई ऑयल, हमको ऑयल के बदले आप जो है मेडिसिन भेज दो या हमें कोई जरूरत के सामान भेज दो। साउथ कोरिया ने कहा नहीं भेज सकते। जंग शुरू जब हुई, ईरान के 20 दिन के अंदर 4 बार उनके कॉल आए साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर के, कह रहे थे पूरा पैसा ले लो। जो ऑयल आप डिस्काउंट रेट में बेचते थे, मार्केट में $70 होता था, इनको $50 देते थे। कहा कि हम मार्केट रेट से जो $120 हो गया उससे ज्यादा पैसा देने तैयार। दुनिया ये है, जो ईरान का पैसा पूरी दुनिया में है, सैंक्शंस ईरान के ऊपर किए, ईरान के एसेट्स फ्रीज किए, ईरान अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। और ईरान ये जंग को तब तक लड़ेगा जब तक ईरान को अपना हक और उसका अधिकार नहीं मिल जाता। और ईरान इस वक्त वॉर को प्रिफर करेगा, इसलिए बिकॉज ईरान का प्रोमिनेंस है जंग में, और ईरान चाहता है कि ये जंग को ऐसी जगह ना रोके जहां पर उसको उसका अधिकार नहीं मिले और जंग रुक जाए। नहीं, ईरान तब जंग रोकेगा जब ईरान का जो उसका हक है, उसका अधिकार है, वो पूरा ईरान को मिले। बहुत शुक्रिया जमीर अब्बास साहब। और जिस तरीके से आपने एक एक चीज पर बहुत गहराई से, बहुत बेबाकी से जो बातें रखी हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो खबरों में चलती रहती हैं और खबरों में आती रहती हैं, और उस पर जो स्पष्टीकरण है या फिर जिस तरीके से आप यूं कहिए कि जो अंदर की जो बात आपने कही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ईरान, आप ये कह रहे हैं कि ना जल्दबाजी में है ना बेचैनी में है, और मुकम्मल तैयारी ईरान की अभी भी फिलहाल है। शुक्रिया आपका। ईरान की पब्लिक रोज रात को, ईरान की पब्लिक, कल भी मैं रात को गया था, इंस्टाग्राम लाइव भी मैंने किया ईरान से रात को 1:30 बजे। ईरान की पब्लिक रोज रात को, पूरी रात को आप 2, 3, 4 बजे तक रास्ते पे कार रैली है, रास्ते में रैलीज हैं, लोगों में जज्बा है कि जंग रुकनी नहीं चाहिए तब तक जब तक हमें अपना पूरा हक ना मिले। ये पब्लिक का मूड इस वक्त ईरान में है।